दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड जो कि है माइकोलॉजी। और इस पेपर से रिलेटेड जो यूनिट 1 है, इस यूनिट से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनी एंड सेल स्ट्रक्चर। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको जब आगे जब जेनरा पढ़ोगे तो जेनरा में ये सभी टर्म आने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक को पढ़ने से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो कंसेप्ट होता है फंजाई से जुड़ा हुआ वो क्लियर हो जाता है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि जो फंजाई है, फंजाई को हम प्लांट या फिर ट्री ये न कहकर थैलस क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फंगस होते हैं इनमें न तो ट्रू रूट होता है, न स्टेम होता है, न लीफ होता है, यानी कि वास्तव में न तो इनमें जड़ होती है, तना होती है और न ही पत्तियां होती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिस प्लांट में पाया जाता है उनके लिए हम यूज़ करते हैं थैलस। अब थैलस से जुड़ा हुआ आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोशिश करिएगा इसका आंसर देने की कि जो भी प्लांट थैलस के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनमें वास्तव में रूट, स्टेम और लीफ नहीं होता, उनका वर्गीकरण करते हुए यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करते हुए उन्हें किस ग्रुप में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर हमें आप कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं कि जो फंजाई का थैलस होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आपको बता दें कि इनके थैलस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है यूनिसेलुलर थैलस और दूसरा है फिलामेंटस थैलस। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर थैलस की तो इसके अंतर्गत वे फंगस आते हैं जिनकी सेल बॉडी यानी कि इनके थैलस का स्ट्रक्चर सिंगल सेल होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें ईस्ट, तो ईस्ट जो है ये एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंजाई है। अब वहीं अगर हम बात करें फिलामेंटस की, तो फिलामेंटस क्या होता है, यानी कि जो फंजाई की बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक होती है, यानी कि धागे नुमा होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइफी, जैसा कि आप अपने राइट साइड देख सकते हैं। और यही हाइफी जब मिलकर एक जाल नुमा यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम, जैसा कि आप अपने लेफ़्ट साइड यानी कि ए वाले फिगर में देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हाइफी और माइसीलियम में। तो अगर देखा जाए कि फंजाई जो फिलामेंटस फंजाई होते हैं उनमें जो यूनिट होता है वो हाइफी होता है। अब ये जो हाइफी होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, पहला है ए सेप्टेट और दूसरा है सेप्टेट। और ए सेप्टेट को हम सीनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। तो अब ए सेप्टेट और सेप्टेट माइसिलियम क्या होते हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेप्टेट हाइफी के बारे में समझते हैं। तो जब हाइफी के बीच में क्रॉस वॉल पाई जाती है, यानी कि आप देख सकते हैं इनके बीच बीच में ये जो दीवार की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये जो क्रॉस वॉल अगर पाई गई हाइफी में तो उसे हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। और यदि क्रॉस वॉल नहीं पाई गई, जैसा कि नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हैं जितने भी न्यूक्लियस है सब एक ही हाइफी के अंतर्गत है, जबकि ऊपर वाले सेप्टेट में आप देख रहे हैं एक एक सेल नुमा स्ट्रक्चर के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि सेप्टेट हाइफी में क्रॉस वॉल पाया जा रहा है और जो ए सेप्टेट हाइफी है उसमें क्रॉस वॉल नहीं पाई जा रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फंजाई का थैलस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। फिलामेंटस पार्ट को हम बोलते हैं हाइफी। हाइफी टू टाइप के होते हैं, ए सेप्टेट और सेप्टेट। सेप्टेट में क्रॉस वॉल पाई जाती है यानी कि सेप्टा पाई जाती है, और जो ए सेप्टेट है उसमें क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती यानी कि सेप्टा नहीं पाई जाती। इसलिए ए सेप्टेट हाइफी को हम सीनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। तो ये टर्म आप याद रखिएगा क्योंकि आगे ये टर्म यूज़ होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेप्टेट हाइफी हैं ये आपको एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना में देखने को मिलेंगे, जबकि ए सेप्टेट हाइफी आपको म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि ए सेप्टेट हाइफी किस में पाया जाता है तो आप एग्जाम्पल के रूप में म्यूकर और राइजोपस याद रखिएगा, और सेप्टेट किस में पाया जाता है, एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइसीलियम फॉर्म ऑफ फंजाई, यानी कि जो फंजाई का माइसीलियम है वो अलग अलग किन रूपों में पाया जाता है। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम।
यानी कि जो हाइफी होता है वो कैसे मॉडिफाई होता है, या माइसीलियम जो है वो कैसे मॉडिफाई होता है और एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। तो माइसीलियम का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है प्लेक्टेन काइमा। माइसीलियम आर इनटू लूजली और कंपैक्टली ओवन स्ट्रक्चर। तो जब माइसीलियम आपस में एक दूसरे से टाइटली या फिर लूजली जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेक्टेन काइमा। तो यहाँ पर वोवेन का मतलब है बुना हुआ। अब बात करें हम प्लेक्टेन काइमा के टाइप की, तो प्लेक्टेन काइमा 2 टाइप के होते हैं, प्रोजेन काइमा और स्यूडो पैरेन काइमा। तो प्रोजेन काइमा की बात करें तो प्रोजेन काइमा में जो माइसीलियम होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और पैरेलल होते हैं, जबकि स्यूडो पैरेन काइमा में क्या होता है, इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो क्लोजली इंटरवोवेन होते हैं, और यदि हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हमें पैरेन काइमा की तरह दिखाई देते हैं। तो प्रोजेन काइमा में माइसीलियम लूजली पैक्ड होते हैं, जबकि स्यूडोपेरेन काइमा में ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। प्रोजेन काइमा में ये पैरेलली अरेंज होते हैं, जबकि स्यूडोपेरेन काइमा में ये क्लोजली इंटरवोवेन होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइसीलियम के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की, जैसा कि पहला है राइजोमॉर्फ। इट इज़ ए रूट लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोजली पैक्ड एंड इंटरवोवेन हाइफी। तो जब हाइफी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और लंबी संरचना रस्सी की भांति बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं राइजोमॉर्फ। सेकेंड स्पेशल स्ट्रक्चर है स्क्लेरोटिया, एक्सटर्नल हाइफी बिकमिंग थिक्ड टू सेव द इनर वन। तो ऐसे हाइफी जो कि बाहर की ओर होते हैं और अपने चारों तरफ एक थिक लेयर बनाते हैं ताकि अंदर के हाइफी को प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसे हाइफी को हम बोलते हैं स्क्लेरोटिया। बढ़ते हैं थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है स्ट्रोमा। इट इज़ थिक मैट्रिसेस ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफी एसोसिएटेड विद द फ्रूटिंग बॉडीज़। तो स्ट्रोमा एक मोटी चटाई नुमा हाइफी होती है जो कि जनरली फ्रूटिंग बॉडी से जुड़ा होता है। तो फ्रूटिंग बॉडी जनरली आपको देखने को मिलेगा एगेरिकस यानी कि मशरूम में। तो जब हम एगेरिकस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है फाइलोजेनिया फंजाई, यानी कि जो फंजाई होते हैं ये किस तरह से जुड़े हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फंजाई होते हैं इन्हें किंगडम माइकोटा में रखा गया है। वहीं अगर आप फंजाई के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि जो फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट से कम मिलते हैं और एनिमल से ज़्यादा मिलते हैं। तो ये ज़्यादा क्लोज है एनिमल से देन प्लांट, तो इसलिए फंजाई को प्लांट में न रखकर उन्हें एक अलग किंगडम माइकोटा में रखा गया है। तो फाइलोजेनी के आधार पर इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जो सबसे पहला ग्रुप है वो है काइटिडियोमाइकोटा, जिसके अंतर्गत एक्वेटिक फंजाई यानी कि ऐसे फंजाई जो कि पानी में पाए जाते हैं यानी कि जल से ज़्यादा जुड़े होते हैं, और इसमें फ्लैजिलेटेड स्पोर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप है म्यूकोरोमाइकोटा, इसको हम जाइगोमाइसिटीज़ भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत ऐसे फंजाई पाए जाते हैं जिनमें कि सिनोसिटिक हाइफी यानी कि ए सेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं, और इनमें जो स्पोर होता है वो होता है जाइगो स्पोर। थर्ड है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जिसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। इन्हें सैक फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सैक पाया जाता है यानी कि एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। इसके बाद अगला जो कैटेगरी है वो है बेसिडियोमाइकोटा, जिसे हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं, और इसके अंदर बनते हैं बेसिडियो स्पोर। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है ग्लोमेरोमाइकोटा, जिसमें कि ऐसे फंजाई पाए जाते हैं जो कि जो हायर प्लांट है उनके रूट से जुड़े होते हैं, और ये जो टर्म है वो कहलाता है माइकोराइज़ा। अब माइकोराइज़ा क्या है इनके बारे में आगे हमें डिटेल से भी पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो जब ये पॉइंट आएगा तो वहाँ पर इन बातों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो माइकोराइजल फंजाई होते हैं वो ग्लोमेरोमाइकोटा के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो अगर हम फंजाई के सेल स्ट्रक्चर को देखें तो मेनली जैसे यूकैरियोटिक सेल होते हैं वैसे फंजाई के भी सेल होते हैं, बट प्लांट की तरह इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इनके सेल वॉल में काइटिन और ग्लूकागॉन पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं आपको लास्ट में डिटेल में बता दूंगा, आप ये समझ लीजिएगा। इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की जगह एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है।
वहीं अगर हम साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म में जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे आप न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वैसे इनमें भी ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली हैप्लॉइड होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा होता है। तो यदि आपके एग्ज़ाम में फंजाई के सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्पेशली पूछता है तो वहाँ पर आप ये सभी टॉपिक लिखकर ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये है ईस्ट सेल जो कि यूनिसेलुलर होता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये एक फिगर है। आइए हम इनके सेल वॉल और सेल कंपोजिशन के बारे में डिटेल से समझते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेनली मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो फंजाई होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है वो मुख्य रूप से काइटिन का बना होता है, और कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनमें कि जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और सेलुलोज दोनों की बनी होती है। और आपको पता होगा कि जो हायर प्लांट है उनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल जनरली किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। वहीं हम बात करें फंगस में स्टोर फूड मटेरियल की, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल की, तो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन पाया जाता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है थैलस स्ट्रक्चर, फाइलोजेनी और सेल स्ट्रक्चर, ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।